नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर। बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव अब की बार मुख्य चुनाव से किसी मामले में कम नहीं। दोनों दल तैयार, दोनों दल तेज तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि नवंबर खत्म होने से पहले उपचुनाव हो जाएंगे और इसके बाद से ही प्रतिदिन चुनावी दल तैयारी करने में किसी से पीछे रहना नहीं चाहते। क्या और किस तरीके से, किस अंदाज में प्रचार हो रहा है, हर एक चीज पर हमारी नजर है। शुरू करते हैं चुनाव की तैयारी से जुड़ा खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी उपचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने। बीजेपी सरकार ने विधानसभा में ये बात स्वीकार की कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। चुनावी माहौल में सरकार के इस जवाब से कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली, बाँचें खिल गई। लेकिन सरकार ने पलटी मारी और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बाहर आकर कहा कि विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए थे वो गलत हैं और अब इनके लिए अधिकारी जिम्मेदार। कांग्रेस सरकार को किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है और लोगों के बीच जाकर सच बताने की बात कहती। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक तरफ विधानसभा में माना कि प्रदेश में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। सरकार के इस जवाब से मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। विधानसभा में सरकार के जवाब ने कांग्रेस के उस दावे पर मुहर लगा दी जिसमें वो किसानों की कर्ज माफी की बात कहती रही है। लेकिन कांग्रेस की यह खुशी बीजेपी को नहीं सुहाई और इसीलिए सरकार ने यू टर्न ले लिया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। विधानसभा में जो जानकारी दी गई वो गलत है। अफसरों ने गलत आंकड़े विधानसभा में पेश किए हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जांच करवाने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया ये जो कर्ज माफ किए गए हैं वो मामूली हैं, 2000 से 5000 तक के। आंकड़ों में गलती हुई है, फिगर में कहीं गलती हुई है, उसके जांच के आदेश दिए हैं और वास्तव में जो कर्ज है वो बहुत ना के बराबर हुआ है। सिर्फ बैंकों को निर्देश गए हैं और बैंकों से प्रमाण पत्र बंटवाए पर बैंकों को पैसा नहीं दिया। 2 लाख तक की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। थोड़े से किसानों की छोटी छोटी जो 2-5 हज़ार की कर्ज माफ़ी थी वो हुई है, ना के बराबर। वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों को ऐसी राहत नहीं मिली है और जिससे नहीं तो आज सिंधिया जी क्यों जाते? उन्होंने तो कहा था मैं किसानों के साथ जाऊंगा। किसान सिंधिया जी से कहते, हमसे कहते थे, हम सिंधिया जी से कहते थे। जब कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं सड़कों पर उतरूंगा। और स्वाभाविक है, एक सच्चा जनसेवक, उसकी जांच कराई जाएगी उसकी। कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीजेपी सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी को लेकर पूरा डेटा बीजेपी को सौंपा था। उसके बाद भी बीजेपी को कर्ज माफी झूठी दिख रही है, लेकिन किसानों को कर्ज माफी का सच पता है और वो बीजेपी के भ्रम के झांसे में आने वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले किसानों की कर्ज माफी को लेकर अभियान चलाने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत किसानों से संपर्क कर उन्हें कर्ज माफी की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अपने पाप को छुपाने के बहाने बने कि किसानों के ऋण माफ नहीं हुए। कमलनाथ जी ने सब पत्रकार भाइयों को बुलाया अपने निवास पर पिछले 1.5 हफ्ते पहले और एक पेन ड्राइव दी और उस पेन ड्राइव में पूरे मध्य प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों के नाम, नंबर, पते मैंने खुद आपको सबको मेल कराया। दरअसल 2018 में किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस को सत्ता का सिंहासन दिलाने में काफी अहम साबित हुआ था। कांग्रेस ने 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी का दावा भी किया, कई बार आंकड़े भी पेश किए, लेकिन बीजेपी हमेशा इसे नकारती रही। लेकिन अब विधानसभा में आंकड़े पेश करना और फिर उसे गलत ठहराने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। और कांग्रेस पार्टी ने न केवल इस मुद्दे पर सरकार पर पलटवार किया बल्कि कहा कि अब वो इस उपचुनाव में हर एक क्षेत्र में जाकर किसानों से सीधे संपर्क कर सच बताएंगे, आंकड़े उनके बीच रखेंगे।
वैसे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया को चुनौती देने के लिए कमलनाथ ने एक नया मास्टर स्ट्रोक भी खेला। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उपचुनाव में प्रचार अभियान में उतारने की तैयारी की। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी आएंगे, प्रचार करेंगे। कांग्रेस के इस प्लान को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कहते हैं माहौल बनेगा, लेकिन बीजेपी ने इस पर भी तंज कसा। सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को चुनौती देंगी प्रियंका गांधी। केवल प्रियंका ही नहीं, सचिन पायलट को भी प्रचार मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। दरअसल उपचुनाव में खासकर ग्वालियर चंबल की 6 सीटों को लेकर कांग्रेस ने खास प्लानिंग की है। अंचल की इन 16 सीटों पर सिंधिया का दबदबा है, लिहाजा कांग्रेस ने अपने 2 युवा चेहरे प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को प्रचार की कमान थमाने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी रोड शो के जरिए वोटर्स को लुभाएंगी। सचिन पायलट राजस्थान से लगे ग्वालियर चंबल के इलाके में दम दिखाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि दोनों स्टार कैंपेनर की बदौलत पार्टी को युवाओं, महिलाओं और गुर्जरों का साथ मिलेगा। प्रियंका गांधी जी, जो मुझे जानकारी है उस हिसाब से पीताम्बरा माई के दर्शन करने आएंगी और जोश निश्चित तौर पे आएगा जब प्रियंका गांधी जी एक महिलाओं पर, युवाओं पे उनका एक असर है पूरे देश के अंदर। सचिन पायलट भी राजस्थान से हैं, वो भी लगा हुआ है वहाँ पे और हमारे नेता हैं। बीजेपी ने प्रियंका गांधी और सचिन पायलट से प्रचार करने की कांग्रेस की प्लानिंग पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं बचे हैं, इसलिए आयातित स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पायलट तो खुद घायल हैं, कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है। ऐसे में वो प्रचार में आ भी जाएं तो आत्मा से कांग्रेस का साथ नहीं दे पाएंगे। तो इससे ये तो स्थापित हो ही गया कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई भी शिवराज सिंह चौहान जी के कद का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कद का नेता नहीं बचा। कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली। पर उनके इस एक्ट से, उनके इस निर्णय से मुझे आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड होगा तो स्टार प्रचारक भी इम्पोर्टेड होगा। वो तो पहले से ही घायल पड़े हैं। सचिन पायलट जी तो बहुत दुखी हैं आत्मा से, उनको तो बर्बाद कर दिया, उनको तो नेतृत्व नहीं दिया, उनकी बेइज्जती की। अब किसी को ले आए, क्या होता है, दुखी मन से कोई आ भी जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए हर जतन कर रही है और इसीलिए उपचुनाव में एक सीट को लेकर अलग अलग रणनीति बना रही है। कांग्रेस का फोकस खास तौर पर ग्वालियर चंबल पर है, जहां सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए पार्टी अपने 2 खास युवा चेहरे को मैदान पर उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के मांधाता क्षेत्र में उपचुनाव से पहले सौगातों का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री ने संत सिंगाजी धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा देने का ऐलान किया। 1,55,00,000 रुपए स्वीकृत किए। वहीं मूंदी और किल्लौद को तहसील का दर्जा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने पुनासा को नगर पंचायत बनाने का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने 44 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, नारायण पटेल को बीजेपी का एक परमानेंट प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया। बताया, उन्हें जिताओगे तो मैं परमानेंट मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ये दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर के मकान मालिकों को अब स्वामित्व मिलेगा। इंदिरा सागर बांध की बसाहट के वन ग्राम नर्मदा नगर को राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर के नेपानगर में भी एक सभा संबोधित की। बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर के समर्थन में खकनार में आयोजित सभा में शिवराज ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। दतिया की भांडेर विधानसभा सीट पर प्रचार ने जोर पकड़ लिया और इस कड़ी में आज कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के लिए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जमकर प्रचार किया। कांग्रेस को जिताने की अपील लोगों से की। ग्रामीणों से कहा कि बीजेपी के लोग आएंगे, 2-4 हज़ार रुपए का लालच देंगे, लेकिन भांडेर की जनता बिकाऊ नहीं है, वो ईमानदार है, बीजेपी के लोगों को सबक सिखाएगी। पूर्व मंत्री ने लोगों से कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील की। इस मौके पर भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया मौजूद रहे। उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
मंत्री इमरती देवी के कलेक्टर पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इंदौर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट सांवेर में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से आचार संहिता लगने के साथ ही ऑब्जर्वर नियुक्त कर देने की मांग कर दी, जो हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज के समकक्ष हों। सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से अधिकारी बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि सांवेर में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। हाल के दिनों में जितने भी कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, सभी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर मामले दर्ज हो गए, लेकिन बीजेपी की कलश यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन न होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की मांग को लेकर बीजेपी कहती है कि ये कांग्रेस की गलतफहमी है। हार की वजह अभी से बता रहे हैं। मैं मांग करूंगा कि ऑब्जर्वर यहाँ पे नियुक्त किया जाए और जो कम से कम हाई कोर्ट के माननीय जज के लेवल का हो। इस तरीके से यदि कोई जज को हम लोग हाई कोर्ट के जज को यदि बनाते तो निष्पक्ष रूप से चुनाव हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में हमेशा चुनाव निष्पक्ष होते ही आए हैं। ये उनको अपनी हार दिख रही है तो कुछ बहाने ढूंढा करते हैं कुछ, और हम भी कहेंगे कि वो जो मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनकी मांग को पूरा करे। हम भी उनके साथ हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मास्क न लगाने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इंदौर में भी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहना, जबकि वो हाईली कंटेमिनेटेड इलाकों में शुमार रहा है सारे देश में, और इसको लेकर मीडिया ने उनसे सवाल पूछ दिया। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी कार्यक्रम में मास्क नहीं लगाता, इससे क्या होगा। हालांकि जब उनका बयान वायरल हो गया, मामले में तूल पकड़ लिया, तो फिर भोपाल पहुंचकर उन्होंने अपने मास्क न पहनने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि पॉलीपस है उनको, लंबे समय से मास्क पहनने के कारण उन्हें सांस लेने की तकलीफ होती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कई बार मास्क पहनते भी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने जनता से मास्क लगाने की अपील भी दोहराई। मंत्री जी, आपने मास्क पूरे कार्यक्रम में नहीं पहना, इसका क्या कारण है? नहीं, मैंने वैसे ही किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता। मैं इसमें क्या होता है? क्यों नहीं पहना? विशेष कारण? नहीं, पहनता नहीं हूँ मैं। दरअसल लंबे समय तक नहीं लगा पाता हूँ। उसके पीछे कारण है, मेरे को पॉलीपस है, तो वो सफोकेशन देता है पॉलीपस नाक के अंदर। लेकिन उसके बाद भी मैं कई कार्यक्रमों में, कई स्थानों पर जहाँ आवश्यकता होती लगाता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर प्रदेश की जनता को? क्योंकि मैसेज तो ये चल रहा है कि जब गृह मंत्री नहीं लगाते हैं। नहीं, मैं तो सभी से रोज ही कहता हूँ कि कोरोना का बचाव ही सावधानी में, और सावधानी पूरी रखना चाहिए। प्रतिदिन कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ट्वीट करके जानकारी दी थी कि संपूर्ण समाज पार्टी का विलय भाजपा में हो गया है। संपूर्ण समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लेकिन आज संपूर्ण समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के इस दावे का खंडन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी का भाजपा में विलय नहीं हुआ है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष विजय सिकरवार और जिले के कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। आरोप लगाया कि सीएम ट्वीट करके भ्रम फैला रहे हैं। 2016 में गठित ये पार्टी 12 राज्यों में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा सदस्य हैं इस पार्टी के। 2018 के चुनाव में हमारे प्रत्याशियों की वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। हमारी पार्टी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पक्षधर है। संपूर्ण समाज पार्टी के भाजपा में विलय की जो जानकारी दी गई है वह पूरी तरीके से भ्रामक है, गलत है। संपूर्ण समाज पार्टी मध्य प्रदेश इकाई इसका खंडन करती है। यह जानकारी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए दी गई है। सांवेर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच में एक पूर्व महिला पार्षद ने गंभीर मसले पर अपनी पीड़ा जाहिर कर सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व महिला पार्षद का यह कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की हर महिला को अपनी बहन कहते हैं, तो मामा के राज में सांवेर में उनकी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? दरअसल कल्पना सोलंकी नाम की इस पूर्व पार्षद की माने तो सांवेर में प्रमुख मार्गों और बाजार में महिलाओं के लिए विशेष सार्वजनिक शौचालय कहीं नहीं है, और इसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं। वो काफ़ी असहज महसूस करती हैं। हालांकि नगर परिषद का ये कहना है कि
जबकि शहर में 5 जगहों पर सामुदायिक शौचालय हैं, 2 जगहों पर सार्वजनिक शौचालय और हैं जहां लेडीज़ और जेंट्स दोनों को प्रसाधन की व्यवस्था है। लेडीज़ के लिए स्पेशल सुविधा नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं मार्केट में ही खड़ी हूँ और यहाँ पर अभी मतलब कहीं बाथरूम वगैरह की व्यवस्था आ जाए तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि अपन कहीं जा सके, सिर्फ है खुले में ही जाना पड़ता है। महिलाओं के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या है कि शौचालय की बहुत बुरी हालत है। यहाँ महिलाओं के लिए खासकर शौचालय की बहुत बड़ी परेशानी है। और आसपास से जो गाँव से महिलाएं आती हैं उनको भी दिक्कत आती है। अकेली महिला कहाँ जाएगी, उसको कितनी परेशानी आएगी। यहाँ पूरे नगरी में ही शौचालय की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। देखो 5 स्थानों पे थे सामाजिक शौचालय और 2 स्थानों पे सार्वजनिक शौचालय, जिसको बोलते हैं सुलभ खाते। डबरा में संबल योजना के कार्यक्रम के मंच पर आए एक युवक ने मंत्री इमरती देवी से एक पार्षद की शिकायत कर डाली। युवक ने आरोप लगाया कि आवास के नाम पर पार्षद उससे रुपए मांग रहा है। युवक के मुताबिक उसने आवास के लिए कई साल पहले फॉर्म डाला था, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली। युवक की शिकायत पर मंत्री ने उसे भरोसा दिया कि अगली सूची में उसका नाम आ जाएगा। हाँ, मंत्री ने भले युवक को भरोसा दे दिया हो, लेकिन इस वायदे से ये बात तो साबित हो गई कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी जगह पैसा देना पड़ता है और इसके बाद ही काम हो पाता है। तो चुनावी हलचल जितनी भी आसपास घट रही है उन जगहों पर जहां उपचुनाव होने वाले हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप देखते रहिए IBC 24। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।